बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाशा टीवी। मैं एक पाकिस्तान का आम सा शहरी जिसने इंडिया की रातों की नींदें हराम कर दी। मैं यशवंत से तूबा डॉक्यूमेंट्स ले चुका हूं और आशा से मैंने ऑडियो रिकॉर्डर भी हासिल कर लिया है। फुल सीरीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी तमाम वीडियोस बिला ताख़ीर हासिल कर सकें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने यशवंत से कहा, तारापुर के एटमी बिजली घर से रेडिएशन से महफूज ट्रक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदगी से जाते हैं और इनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सुपुर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी इनकी निगरानी में है। इसी बायस एटमी प्लांट और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुतल्लिक हेडक्वार्टर्स में यकीनन कुछ फाइलें होंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी से भी हेडक्वार्टर्स को मुतला किया जाता होगा। इसी तमाम फाइलें मुझे दरकार हैं। यशवंत ऐसे खामोश हो गया जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेरुखबती बरतते हुए कहा कि मैंने तो यूं ही आपसे ये बात कर दी, वरना एटमी बिजली घर और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों में हमारा राब्ता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही हैं। मैंने तो महज इन मालूमात को टैली करने के लिए आपसे पूछा था। हाँ, ये ज़रूर है कि इस काम के इवज़ आपको खासी बड़ी रकम मिल सकती थी। मैं खामोश हो गया तो यशवंत बोला, ऐसी दो फाइलें हैं जो जनरल साहब अपने कमरे की सेफ में रखते हैं। क्योंकि मैं कॉपिंग ब्रांच में सबसे सीनियर और सुपरिटेंडेंट हूँ, इसलिए इन फाइलों से मुतल्लिका डाक टाइप करवाने के लिए और आई हुई डाक फाइल करवाने के लिए जनरल साहब मुझे बुलाते हैं। जनरल साहब के कमरे में पड़े टाइपराइटर पर मैं टाइप करता हूँ और कापियाँ फाइल में लगा देता हूँ। ये दोनों फाइलें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक फाइल मुकम्मल होने के बाद दूसरी फाइल ज़ेरे इस्तेमाल है। जनरल साहब के हुक्म के मुताबिक हर आने वाली डाक के जवाब की कापी इसके साथ स्टेपल कर दी जाती है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और इनके कमरे में फोटो स्टेट मशीन भी है, लेकिन कार्बन कापी नहीं बनाई जाती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपकी इन फाइलों तक महज रसाई हमारा मकसद नहीं है, लिहाजा इस बात को भूल जाएं। अब ये बताएं कि जनरल साहब और ब्रिगेडियर और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तरों की सफाई कौन कौन से स्वीपर करते हैं। हमें इनकी रद्दी की टोकरियों में फेंके हुए कागजात और इनके टुकड़े चाहिए। यशवंत फौरी बोला, आपका ये काम मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम कागजात मैं आपको मुहैया करूंगा। मैंने इसे टोका और कहा, नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर में जो काम एक रूटीन में चल रहा है इसमें आपकी मुदाखलत शक पैदा कर सकती है। आप सिर्फ इन स्वीपर्स के नाम मुझे दे दें, ये स्वीपर्स का काम है और इन्हीं से हम ये काम लेंगे। दूसरे इस काम का मुआवजा निहायत कलील होगा जो आपके शायान शान नहीं। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल की सेफ में बड़ी फाइलों का हसूल था जो आपके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने यशवंत से अगली डाक के मुतल्लिक पूछा और इसने कहा, आइंदा वो डाक हफ्ते में 2 दिन मंगल और हफ्ते के रोज दिया करेगा। डिलीवरी के लिए दोनों दिन दफ्तर से वापसी पर इसकी गली के बाहर सड़क पर दूध दही की दुकान पर एक जैसे थैलों की तब्दीली के जरिए और डाक की वापसी के लिए मंगल को रात 12 बजे जब वो चहलकदमी के लिए गली के बाहर तक आ जाया करेगा और हफ्ते को शम्मी के बलाखाने से वापसी पर 11:30 बजे से 12 बजे के दौरान सड़क पर। मैंने कहा कि अव्वल तो मैं खुद आया करूँगा, वरना मेरा एक साथी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी और नजर की ऐनक लगाई होगी तुम्हारे करीब आकर तुमसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगेगा और इसका कोड वर्ड डॉन होगा। डॉन सुनते ही तुम इससे थैले तब्दील कर लेना। इस दौरान यशवंत ने डाक का पैकेट टेबल के नीचे से ही मुझे थमा दिया, जिसे मैंने अपने लिबास में छुपा लिया। ये सब समझाकर जब मैं कुर्सी से उठने लगा, यशवंत ने रुकते रुकते पूछा कि जनरल की दफ्तर की फाइलों का कितना मुआवजा मिल सकता है। मैंने कहा, यशवंत बाबू, जो काम आप नहीं कर सकते इसके मुतल्लिक पूछने का क्या फायदा है। आप दोस्त हैं, लिहाजा आपको बताता हूँ, कम से कम 50,000 रुपए। 50,000 का सुनते ही यशवंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 70 की दहाई में 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम तस्वर होती है। आजकल के नौजवान इस दौर के 50,000 का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस दौर में बकरे का साफ सुथरा गोश्त 4 रुपए किलो दस्तयाब था और सब चीज़ों की कीमत इसी निस्बत से आजकल के मुकाबले में बहुत कम थी और भारत में अंदरूनी मुल्क बनने और पैदा होने वाली अशिया की कीमतें पाकिस्तान से भी निस्बतन कम थी। यशवंत को वहीं छोड़कर मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरे साथियों ने बाजारों में घूमते हुए एक दुकान से स्कूल ड्रामों में गेटअप के लिए बनी हुई मसनूई मूछें और सिखों की रोल की हुई दाढ़ियाँ खरीद ली थी। उन्होंने ये महज तफरीहन खरीदी थी, लेकिन मैंने इनसे काम लेने का फैसला किया था। बाल तो इनके पहले ही खासे बड़े हुए थे। मैंने इन्हें सिख तर्ज की बंदी बंधाई पगड़ियाँ भी खरीदने का कहा और अब चारों साथियों के पास सिख गेटअप का मुकम्मल सामान था। यशवंत के साथ राब्ते का मैंने मजबूत पुल बना दिया था। अब डाक लेने और वापस लौटाने का रूटीन का काम मैं इन्हें सौंपना चाहता था, क्योंकि गैर इरादी तौर पर मैं कई जगह बैक वक्त इन्वॉल्व हो चुका था।
और मेरे पास वक्त की कमी थी। सिनेमा से निकलकर मैं एक चश्मे की दुकान पर गया और सादा सफ़ेद शीशों वाली 4 ऐनकें खरीद लीं। यशवंत की हालत देखकर मुझे यकायक एक मंसूबा सोचा था, लिहाजा मैं सीधा चावड़ी बाजार शमी के बलाखाने पे चला गया। सुबह बनारस और शाम ओद के हुस्न की तरह तवाइफों के बलाखाने भी शाम ढलने के बाद रंगीन और पुरकशिश होते हैं। अभी शाम के 4 भी बजे नहीं थे। मैंने अपनी आमद की इतला तो एक अधसोया मरासी मुझे अंदर ले गया। रात का सजा हुआ हाल कमरा सिगरेट के टुकड़ों, औंधे पड़े गुलदानों, बिखरे साजों और मैली चांदनियों से उठा पड़ा था। मैंने मरासी से कहा कि मुझे डेरा दारनी से मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां शमी 2-3 और लड़कियों के साथ ऊंची तिरछी पड़ी सो रही थी और एक पलंग पर नीम दराज डेरा दारनी सिगरेट पी रही थी। इसकी नज़रें सवालिया अंदाज में बेवक्त आने का सबब पूछ रही थी। मैंने इसे कहा कि शमी के मुतल्लिक कुछ बात करने आया हूँ, लेकिन इसकी सवालिया निगाहें ख़त्म ना हुई। मैंने 1000 रुपया इसे दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुने और सही जवाब दे। 1000 रुपये ने मेरी बेवक्त आमद का एहसास इसके चेहरे से गायब कर दिया और वो मरासी को गाली देकर पुकारने लगी कि अभी तक मेरे लिए ठंडा नहीं लाया। इतनी देर में शम्मी और दूसरी लड़कियां भी उठ बैठी थी। डेरादारनी ने इन्हें इशारा किया और वो दूसरे कमरे में चली गई। सारी लड़कियों में सिर्फ शम्मी ने छोटी सी नन रखी थी। मैंने डेरादारनी से पूछा कि शम्मी की बात कहीं तय हुई है, तो डेरादारनी ने नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा नजराना क्या होगा, तो डेरादारनी ने मुझे खरीदार समझते हुए कहा 20,000 से एक पाई कम नहीं। मैंने फिर पूछा यशवंत बाबू से भी इस मसले पर बात हुई है, तो वो कहने लगी वो बुढ़ा तो मेरी बच्ची का दीवाना हो रहा है, यहाँ पर कई हज़ार मेरी बच्ची के कदमों में निछावर कर चुका है, लेकिन मैंने इसे साफ कह दिया है कि 20,000 से कम हो तो इन सीढ़ियों पर इस मकसद के लिए ना चढ़ना। फिर एक आह भर कर कहने लगी क्या ज़माना था वो भी। मेरी अम्मा बताया करती थी कि इस चौखट पर बड़े बड़े रईस और नवाबजादे लूट रहते थे। अब तो कुजलक है कुजलक, जिसकी जेब में भी 100 रुपया होता है बिला धड़क अंदर चला आता है। मेरी बच्चियों के नाजुक पाँव नाचते सूख जाते हैं, लेकिन 500 रुपये से ज़्यादा वेल को ही नहीं देता। मैंने इसे कहा कि देखो अगर तुम्हें शम्मी के 35,000 मिल जाएं तो डेरादारनी मेरी बलाएं लेकर कहने लगी चोरी ही हीरे की कदर पहचानता है। वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि मैंने इसे टोक दिया और कहा कि तुम ऐसे करो कि जब यशवंत आए तो इसे कहना कि एक रईस ने 35,000 रुपये की पेशकश की है। मैंने इससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। आप चूँकि हमारे पुराने शनासा हैं, इसलिए पहला हक आपका है। इससे पहले भी आपने हमारे 20,000 के मुतालबे को पूरा न करके अपना नुकसान और हमारा फ़ायदा किया है। अब 35,000 की ऑफ़र को भी आप सोच विचार में ज़ाया ना कर दें। वो रईस ज़्यादा तो इससे भी ज़्यादा देने पर आमादा हो जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना बाद में हमसे शिकवा ना कीजिएगा। इस मामले में मेरा जिक्र हरगज़ ना करना। ख़र्च के मैंने डेरादारनी को खूब पट्टी पढ़ाई, लेकिन वो भी 12 दीदा थी। कहने लगी हुजूर आपकी हर बात दुरुस्त, लेकिन अगर यशवंत बाबू 35,000 पर राजी ना हुए तो हम 20,000 से भी जाएंगे। मैंने इसे 1,000 और दिया और कहा कि अगर यशवंत 1 हफ्ते में 35,000 ना दे सका तो मैं 20,000 वैसे ही दे दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कहे पर हर बहर अमल करो। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। मैंने एक तरह से ये जुआ खेला था। यशवंत से मुझे उम्मीद थी कि जब इसे शम्मी के हसूल के औकातकार का पता चलेगा तो वो बड़े से बड़ा रिस्क लेगा। मेरे ख्याल में इन 2 फाइलों का 50,000 रुपये में हसूल मेरे सीनियर्स के लिए बहुत सस्ता सौदा था। हमारा एक ग्रुप पहले ही अपने इस मिशन में नाकाम हो चुका था, जबकि मतलूबा मालूमात हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। चावड़ी बाजार से वापसी पर मैं साथियों के घर चला गया और आज की डाक की कापियाँ बनवा कर गुज़श्ता डाक की कापियाँ भी ले लीं। मैंने साथियों से कहा कि आज से यशवंत को डाक उठाने और वसूल करने की ड्यूटी इनके ज़िम्मा है। कापियाँ भी वो खुद ही बनाया करेंगे। मंगल और हफ्ते को डाक की वसूली, वापसी के औकात और जगह भी इन्हें बता दी और कहा कि बुध और इतवार की सुबह 10 बजे डाक की कापियाँ मुझे लोधी होटल के करीब मुगल महल रेस्टोरेंट में पहुँचा दिया कर। यशवंत से डाक लेने और वापसी के लिए 2 साथी जाया करें, जिनमें से एक की मूछें और ऐनक लगाए, जबकि दूसरा अपनी असलियत में इसे कवर करे। इसी वक्त मैंने एक फैसला किया जो कि मेरे सीनियर्स की हदायत के खिलाफ था। बात के तकाजे के मुताबिक दी गई हदायत में तब्दीली का मुझे इख्तियार दिया गया था। मैंने साथियों को लोधी होटल में अपनी रिहाइशगाह और टेलीफोन नंबर बता दिए और इन्हें कहा कि किसी इमरजेंसी या ज़रूरत के तहत वो मुझसे होटल में रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस फैसले की 3 वजूहात थी। अव्वल ये कि मेरा तकरीबन हर रोज़ इनके घर जाना मुनासिब न था और मालिक मकान और महल्लेदारों को शक में इत्तला कर सकता था। 2, मेरे साथियों को मेरे मुतल्लिक कोई इल्म न था और किसी इमरजेंसी की सूरत में वो मुझसे रब्ता न कर सकते थे। और तीसरी वजह
ये थी कि अगर कहीं मैं पकड़ा जाऊं तो वो मेरे मुतल्लिक बिल्कुल अंधेरे में ही न रहे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जिम्मेदारियां सौंपता जाता था ताकि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में वो तयशुदा अमूर को जारी रख सकें। अगला सारा दिन मैंने होटल में ही गुजारा। भेजने वाली डाक तैयार की और ताज़ा कार्रवाइयों की कामयाबियों की मुफस्सल रिपोर्ट दिखाई देने वाली स्याही से लिखी। हमदर्द से 20,000 रुपये लेने और रिश्वत के लिए मजीद रुपयों की ज़रूरत भी लिखी। तारापुर मिशन की अब तक कोई की जाने वाली कोशिश और इसके मुतवक्का नताज के बारे में भी लिखा। गर्ज ये कि शाम ढलने से पहले डाक का पैकेट बिल्कुल तैयार कर दिया। मैं अगले रोज़ मुकर्रर वक्त पर अपने 3 साथियों के हमरा कॉन्टैक्ट से मिलने पहुंच गया। मेरे मुतालबे के मुताबिक इस बार 2 कॉन्टैक्ट भेजे गए थे जो डाक का खासा बड़ा थैला लाए थे। मेरे साथी मुझको कवर किए हुए थे। थैला लेकर मैंने फौरन अपने नंबर 2 के हवाले किया जो इसे अपने घर ले गया। कॉन्टैक्ट्स को मुझसे कोई बात करने की इजाज़त न थी, लिहाजा मुझसे डाक लेकर वो भी फौरन चले गए। अपने बकिया 2 साथियों के हमरा मैं 3 टैक्सियाँ बदल कर और मुख्तलिफ इलाकों के बेफ़ायदा चक्कर लगाकर और रास्ते में साथियों को अलग अलग जगह उतार कर तकरीबन 2 घंटे बाद इनके घर जा पहुंचा। टैक्सियों को बदलना, मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाना और साथियों को रास्ते में अलग अलग उतारना हमारे लिए लाजमी था ताकि अगर कॉन्टैक्ट्स का पीछा किया जा रहा हो तो निगरानी करने वाले ठिकानों तक भी ना पहुँच जाए और इन्हें रास्ते में ही झुटक दिया जाए। इस बार हमारी डाक के पैकेट में हमारे घरेलू खतूत के अलावा 2 अदद कैमरे और कैमरों के लिए 12 फिल्मों के रोल थे। एक 30 बोर का पिस्टल साइलेंसर के साथ 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां थीं। 50,000 भारतीय रुपए थे। सीनियर्स के खत में हमारी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया था और यशवंत से हासिल होने वाली डाक का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। एक कैमरा साइज में सिगरेट लाइटर जितना था और डाक की तस्वीरें बनाने की सलाहियत रखता था, जबकि दूसरा कैमरा कैनन ऑटोमेटिक था और इसमें बिल्ट इन फ्लैश गन थी। सीनियर्स का एक खत सिर्फ मेरे लिए ही था जिसमें मुख्तलिफ हदायत के अलावा ये दर्द था, तुम्हारी कारकर्दगी और सलाहियत ने हमें बहुत मुतासिर किया है। तुम चाहे अपनी जान की परवाह न करते हो लेकिन हमारे लिए तुम्हारी जिंदगी बेशकीमत है, लिहाजा हर कदम सोच समझ कर उठाओ। साइलेंसर वाला पिस्टल तुम्हारे लिए हमारा तोहफा है। अगर जरूरत का मौका पेश आ जाए तो बेदरेज इस्तेमाल करना। आइंदा हर इतवार और बुध को ठीक 2 बजे बाद दोपहर हम वायरलेस पर तुम्हें कॉन्टेक्ट किया करेंगे ताकि जरूरी हदायत के अलावा आपसे सबकी खैरियत मालूम हो सके। आप जवाब में सिर्फ मैसेज रिसीव और ऑल ओके कहें। ये इंतजाम मेरे लिए इसलिए किया गया था कि हम अपने ट्रांसमीटर पर लाहौर से रब्ता करने और पैगाम भेजने में जो वक्त सर्फ करते थे इस दौरान हमें ट्रेस होने का खासा इम्कान था, जबकि लाहौर से ट्रांसमिट होने वाले पैगाम चाहे कितना वक्त ले रिसीव करने और मुख्तसर तरीन जवाब भेजने में पकड़ का खदशा बहुत कम था। मुझे इस नए इंतज़ाम की वजह कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास दिला रही थी। मैं इसे महज अपना वहम समझकर भुला देना चाहता था, लेकिन 2-3 रोज़ के बाद अखबारात में चली सुर्खियों में इलाहाबाद में एक पाकिस्तानी मेजर जासूस की गिरफ्तारी और बाददा इसके 3 साथियों की गिरफ्तारी और सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्का से भरे हुए थे, लेकिन ये इंकशाफात इसके मुतल्लिक कभी कुछ न छुपा। ये तो कर्नल शंकर ने हफ्ता 10 दिन बाद एक मुलाकात में तफसीलन बताया कि एहसन नाम का एक पाकिस्तानी मेजर 19 माउंटेन डिवीजन की वर्दी पहने इलाहाबाद किसी स्पेशल ड्यूटी के बहाने ठहरा हुआ था। वो मैस में मकीम एक भारतीय कर्नल की डायरी के पीछे लगा हुआ था। मैस में कई दिनों की लाहासिल कोशिश के बाद इसने कर्नल के मुसलमान बैटमैन को पैसे के जोर पर राम करना चाहा और इसे एतमाद में लेने के लिए यहाँ तक बता दिया कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है। कर्नल की डायरी ला कर देने के बाद इसने बैटमैन को खासी बड़ी रकम पेश की और आधी पेशगी दे दी थी। ये बैटमैन कुछ ज्यादा ही मुहब्बे भारत था। इसने कर्नल को सब कुछ बता दिया। मेजर एहसन को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और ये तस्दीक होने पर कि इस 39 माउंटेन डिवीजन से जो पूना में स्टेशन था कोई वास्ता नहीं है। इस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया, लेकिन इसने सिवाय अपने नाम, रैंक और नंबर के कुछ न बताया। भारतीय इंटेलिजेंस ने जल्द अज जल्द अपने साथियों और हमदर्दों के नाम उगलवाने की ख्वाहिश में इस मेजर को ब्रेक करने के लिए तशद्दुद की इंतहा कर दी। इसके दोनों पाँव की उंगलियां काटी गईं, हाथ काटे गए और दोनों बाजू भी काट दिए गए, लेकिन मेजर एहसन की जुबान से एक लफ्ज तक न निकला, हत्ता कि वो शहीद हो गया। इसके साथी आगरा में थे। मेजर एहसन जब मुकर्रर वक्त से चंद दिन बाद तक वहां न पहुंचा तो वो बुखला गए और बार बार ट्रांसमीटर पर लाहौर से राब्ते शुरू कर दिए। ट्रेसर ने
ने इनके सिग्नल कैच किए और जगह का तयन किया और वो तीनों बमा ट्रांसमीटर पकड़े गए। कर्नल शंकर ने जो कुछ मुझे बताया मैं सुनता रहा। मैंने खुद कोई ऐसा सवाल न किया कि जो कर्नल को मेरे मुतल्लिक शक में डाल सके। ये सारी रोदात मैंने अपनी डाक में लाहौर भेज दी। बहुत बाद मुझे ये पता चला कि मेजर के तीनों साथियों को भी तशद्दुद से शहीद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान न खोली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ारीन, शायद आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से इस फरावानी से भारतीय करेंसी की आमद की वजह से हमें इसे खर्च करने की खुली इजाज़त थी। ये बात हरगज़ न थी कि बल्कि मेरे होटल और साथियों के मकान के किराए की अदायगी के अलावा 4,000 रुपये और मेरे साथियों के 3,000 रुपये माहवार ज़ाती अखराजात के लिए दिए गए थे। इन रकूम के अलावा हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। मिशन की मद में अखराजात की तफसील जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी। मेरे साथियों के पास चूँकि ज़ाती अखराजात की मद में रकम एडवांस में जा रही थी, इसलिए मैंने इस बार इन्हें कुछ न दिया और हमदर्द से ली हुई रकम का बकिया और अब मिलने वाले 50,000 रुपये होटल में लॉकर में रख दिए। ये सब रुपया मुल्क और कौम की अमानत था और हमने जबकि अपनी जिंदगियां अपने वतन के लिए दाव पर लगा रखी थी, अमानत में खयानत का कोई भी सोच नहीं सकता था। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी अभी जारी है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी लाइक, कमेंट्स और शेयर में मुझे आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।